Good morning, students. Myself Navnidhi, Science Mistress from Government Senior Secondary School, Gurdas Nangal, Gurdaspur. Students, in today's video lecture, we are going to discuss a new chapter, Source of Energy of Class 10th. बेटा, आज का लेक्चर NTSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसके साथ साथ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है. And you know one more thing, in this lecture you will learn all the things with the help of the cartoons. So cartoons की हेल्प के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आप सबने एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा. हमें जहाँ इस दुनिया में किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो हम सब खाना खाते हैं. खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है शरीर को, जिससे कि हम लोग उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और अपनी डेली लाइफ के सारे काम करते हैं. इसके अलावा हम अगर गाड़ियाँ देखें तो उनमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है और वो चल पाती हैं. इसी तरीके से घर में हम लोग टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी इन सब को चलाते हैं. इनको चलाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. वो हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से मिलती है. हमारी मदर्स किचन में खाना बनाती हैं, उन्हें भी खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. वो यूज़ करती हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट जो हमें मिलती है किसी भी फ्यूल, जिसे आप लोग बालन कहते हो. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें हर काम के लिए, चाहे दुनिया में किसी को भी हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी इज़ अ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू एनी वर्क. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं, इसी चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ द नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज और दूसरा रीन्यूएबल. नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग रीन्यू मतलब दोबारा पैदा नहीं कर सकते, और रीन्यूएबल मतलब जो हमारे पास दोबारा पैदा किए जा सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते. तब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने कभी अपनी लाइफ में नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल किए हैं. किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं. ये सारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की ही एग्जांपल्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इन्हें नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं. तो इसका आंसर है क्योंकि ये वो सोर्स हैं विच आर एक्सहॉस्टिबल इन नेचर, मतलब जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. अगर ये सोर्स एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनाने के लिए कुदरत को लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे. जैसा कि आपने अपनी लोअर क्लास 8th में पढ़ा है कोयले और पेट्रोलियम के बनने की विधि के बारे में, कैसे करोड़ों साल पहले धरती के नीचे डेड डिकेइंग पार्टिकल्स जमा हुए और हज़ारों ही रासायनिक क्रियाओं के बाद वो कोयले और पेट्रोल के रूप में बदल गए. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे. नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में हमने देखा, इसमें हम लोग पेट्रोल, डीजल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए. कैरोसिन ऑयल और कोल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. इन सब के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनका एक नुकसान भी है. अगर हमने इनको कॉन्टीन्यूटी में ही यूज़ करते रहे तो ये सारे सोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये सारे सोर्स नहीं बचेंगे. और इनका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलेंगी तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होएगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होएगा. ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे मानव जाति की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. तो हमें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए. इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं. Now we are going to discuss about renewable sources of energy.
मतलब ऐसे सोर्स जो हमारे पास नेचर में इनफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जो असीमित मात्रा में हैं और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट। तो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स आ जाते हैं सोलर एनर्जी, जब हम लोग सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, विंड एनर्जी, हवा से एनर्जी ली जाती है, हाइड्रो एनर्जी, पानी से एनर्जी ली जाती है। तो इनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, और फिर हम लोग डिवाइसेस के थ्रू सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इससे हम लोग आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बनाने और उनको चलाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि उनके एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपको पता है कई लोगों ने घरों में सोलर पावर प्लांट लगाए हुए हैं, जिससे वो लोग सनलाइट को कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घर के सारे अप्लायंस चलाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग सोलर एनर्जी से सोलर वाटर हीटर या सोलर फर्नेस भी बना सकते हैं। इन सब के अलावा हम लोगों ने सोलर कुकर के बारे में भी सुना होगा, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बिजली का बिल बच जाएगा, हम सनलाइट तो फ्री में मिलती है, उसे यूज़ कर लेंगे और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं या डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि हम सनलाइट को 24 घंटे नहीं यूज़ कर सकते, ये हमें सिर्फ दिन के टाइम पर ही अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर बारिश का मौसम है तो सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये सारे अप्लायंसेस नहीं चल पाएंगे। आई होप आप सबको सोलर एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने सेकंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जो है विंड एनर्जी। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, हमें हवा से भी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने विंड मिल के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको बताती हूँ विंड मिल काम कैसे करती हैं। बहुत तेज़ हवाएं जब विंड मिल के ब्लेड्स के ऊपर पड़ती हैं तो वो ब्लेड्स उनके घूमने लगते हैं, जब टरबाइन्स उनकी घूमने लगते हैं, जिससे काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के काम आती हैं, और फिर वो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घरों में सप्लाई कर देते हैं और जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने अपने तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अब तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैम, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सबसे सस्ता और आसान तरीका है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर एक के कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें ये दिक्कत आती है कि विंड की स्पीड प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। विंड की इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो मिल की टरबाइन्स को घुमा सके। अगर हवा की गति तेज़ नहीं है तो टरबाइन्स नहीं घूमेंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। और दूसरा, विंड मिल सेट करने के लिए खर्चा भी काफ़ी होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाइड्रो एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, साइंस में जैसा कि आप जानते हो, हाइड्रो वर्ड डील करता है पानी के साथ। मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है, इसी को कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। बच्चों, आप सबने डैम या बांध का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आप सबको पता है किसी झील या नदी के किनारे पर डैम बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डैम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डैम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है। आप सबने एक चीज़ कभी नोटिस करी है, डैम हमेशा किसी झील या नदी के किनारे पर ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि झील या नदी का पानी काफ़ी मात्रा में किसी ऊंचे पैमाने तक जमा किया जाता है,
जब पानी को इकट्ठा किया जाता है तो इकट्ठे किए हुए पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर इस पानी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है। अब बहते हुए पानी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और पानी को काफ़ी हाई स्पीड में फेंका जाता है, इतनी स्पीड में कि पानी की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन के ब्लेड घूम सके और ये पानी की काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकें। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और फिर इसी एनर्जीज को हम लोग आगे घरों में सप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सबको हम लोगों ने जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है उनके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।